सपोज आपके पास 1 लाख रुपए मौजूद हैं आपकी मेहनत की कमाई के। अब इतनी सारी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें? इसमें से कौन सी एससीसीपी वेरीफाइड है? क्या मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? ये वो आम सवाल है जो हर शख्स इन्वेस्टमेंट से पहले पूछता है। और जब आप किसी भी एसेट मैनेजमेंट की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि देयर आर 20 ऑड ऑप्शंस या 20 से 30 कोई फंड्स हैं जिनके डिफरेंट नाम हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और सवाल ये रह जाता है कि इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें? कहीं मनी मार्केट फ़ंड है, कहीं इनकम फ़ंड है, इक्विटी फ़ंड है, बैलेंस्ड फ़ंड है, एसेट एलोकेशन फ़ंड है, इंडेक्स ट्रैकर है, एग्रेसिव इनकम फ़ंड है, कैपिटल प्रोटेक्टेड फ़ंड है, फंड्स ऑफ फंड्स है, एग्रेसिव इनकम मार्केट फ़ंड है। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस और इनमें सवाल यही है, पैसा लगाना है तो लगाना कहाँ है? ये सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, एज़ फ्रेंड्स, एज़ पीपल हू वांट एडवाइस और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। और मुझसे ये भी पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट से पहले क्या आपको हर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को डिटेल में समझना ज़रूरी है? बिकॉज़ ऑफ कोर्स एक लेमैन के लिए इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो मैं उन्हें यही कहती हूँ, आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से हम म्यूचुअल फंड्स को एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फ्रेमवर्क में लेके आ सकते हैं और इस वीडियो के एंड तक आप म्यूचुअल फंड्स को 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड करना सीख जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि इन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स में से कौन सा फंड किस ब्लॉक में बिलोंग करता है। आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कौन सा फ़ंड आपके लिए शॉर्ट टर्म कैश के लिए अच्छा है, कौन सा फ़ंड आपको एक लॉन्ग टर्म रेगुलर इनकम स्ट्रीम दे सकता है और कौन सा फ़ंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे प्लॉजिबल चॉइस है, राइट? सो यस, दैट इज़ द कोर पर्पस ऑफ दिस वीडियो। बट सबसे पहले एक क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है जो कि आई थिंक सबको समझ आ जानी चाहिए कि अगेन मैं ये जो एक फ्रेमवर्क आपको बता रही हूँ या ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स 3 मैंने मेंशन किया आपको बता रही हूँ, वो आपकी समझ और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए है। जबकि एसईसीपी की म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस में देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज विच आर ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड बाय एसईसीपी और हर कैटेगरी के अपने इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसलिए ये कहना टेक्निकली करेक्ट नहीं है कि बस 3 ही तरह के फंड्स होते हैं, मनी मार्केट फ़ंड है, इक्विटी फंड्स हैं या फिर इनकम फंड्स हैं। इसके अलावा और भी कैटेगरीज़ मौजूद हैं जो कि सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स नहीं हैं। मगर ये फ्रेमवर्क मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ ताकि वो शख्स या वो खातून या वो स्टूडेंट जिसको एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजीज़ नहीं समझ आती, उसके लिए मैं एक बिल्कुल बिगिनर लेवल एक फ्रेमवर्क बना रही हूँ ताकि वो फ़ंड इंडस्ट्री को समझना शुरू करे, राइट? और इस फ्रेमवर्क के थ्रू वो बहुत इजीली असेस कर सकता है कि किस फ़ंड का क्या होराइज़न है, किस फ़ंड के किस तरह के रिटर्न्स हैं और किस फ़ंड में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इसमें 3 तरह के जैसे मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स मेंशन किए, उसमें सबसे पहला है मनी मार्केट। अगेन इनकी डिटेल्स मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। दूसरा है फिक्स्ड इनकम या इनकम फंड्स और तीसरा ब्रॉडली कहा जाए तो वो है इक्विटी फंड। इसको कहीं आप पढ़ेंगे स्टॉक फंड्स भी लिखा होता है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ और नाम दिए जाते हैं। अब बाकी के फंड्स क्या हैं? फॉर इंस्टेंस बैलेंस फंड, एसेट एलोकेशन फंड, इसके अलावा फंड ऑफ फंड्स। इनको आम तौर पर देखा जाए तो दीज आर लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टॉप 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट आई हैड मेंशन्ड, राइट? सो ये इन्हीं एसेट क्लासेस को डिफरेंट प्रोपोर्शंस में कंबाइन करके एक डिफरेंट तरह की रिस्क प्रोफाइलिंग की जाती है और इनमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं ऑफ द 3 कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स जो मैंने आपको बताए। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग कन्फ्यूज्ड बाय द फंड्स नेम के पहले ये समझें कि फ़ंड के अंदर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किस तरह की है या फिर उसकी टाइप क्या हो रही है या फिर उसमें किस तरह के एसेट्स मौजूद हैं। I think it's very important that we sort of try to get a grip of the 3 basic building blocks जिनके then proportions divide करके different तरह के funds बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले I think the core topic of this video should be to cover कि फंड सेलेक्ट करने से पहले अपना ऑब्जेक्टिव समझें। सो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में
اس میں ہم سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہائیسٹ ریٹرن دیکھ کر سٹارٹ کر دینا چاہیے، کہ مطلب اگر فار انسٹنس یہ والے فنڈ مینیجر رپورٹ نکالی اور اس میں آ رہا ہے کہ بھائی اس کا ریٹرن تو بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بس یہی میری چوائس ہے، تو آئی تھنک دیٹ از ناٹ دا رائٹ اپروچ. آپ کو ریٹرنز دیکھ کے ہی چوز نہیں کرنا فنڈ. سب سے پہلے سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس پیسے سے، یہ لاکھ روپے جو آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اس پیسے کو انویسٹ کرنے کے پیچھے گول کیا ہے؟ آپ اس پیسے سے ایکچولی کرنا کیا چاہتے ہیں؟ رائٹ، یہ سب سے پہلا سوال ہے. کیا یہ پیسہ آپ کو فار انسٹنس 1 یا 2 مہینے کے بعد چاہیے تو نہیں؟ تو دیٹ ڈیفائنز یور ٹائم ہورائزن. یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ اس کو لانگ ٹرم انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، شارٹ ٹرم انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا آپ کو اس سے ایک ریگولر اسٹریم آف انکم چاہیے؟ آپ کو ایسے چاہیے کہ مجھے ہر مہینے اس سے اتنا کیش فلو آتا رہے، مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے ڈیلی ڈیویڈنڈ فنڈز بھی ہوتے ہیں کہ مجھے اس سے اتنا ڈیویڈنڈ آتا رہے یا اتنا کیش فلو آتا رہے، میرے گھر کی ایک تھوڑی سی جو خرچہ ہے وہ کم ہو جائے گا. یا فار انسٹنس آپ کو ایک کوئی ایسٹ خریدنا ہے، آپ کو گھر خریدنا ہے، آپ اس گھر کی ڈاؤن پیمنٹ کے لیے سیونگ کریں اور آپ چاہتے ہیں جتنا ایگریسولی یہ میرا ویلتھ کریشن ہوتی جائے تاکہ میں جلد سے جلد اپنے گھر کی ڈاؤن پیمنٹ کر سکوں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فار انسٹنس آپ اس وقت چاہتے ہیں کہ میں یہ پیسے اس طرح سے سیو کروں کہ جب میرے بچے بڑے ہوں تو ان کی ایجوکیشن کی فی کی مجھے ٹینشن ہی نہ ہو. یہ میرا ایک طرح سے ایک ریٹائرمنٹ فنڈ بن جائے اور ایک لانگ ٹرم ویلتھ کریشن کا پرپز ہے بیہائنڈ دس انویسٹمنٹ آف 1 لاکھ روپیز. سو آپ کو اپنا آبجیکٹیو، اپنا ٹائم ہورائزن، اپنی لیکویڈیٹی ریکوائرمنٹ اگین وہی کہ مجھے یہ پیسے کب چاہیے اس طرح کہ میں انہیں استعمال کر سکوں، اور اپنی رسک ٹالرنس، یہ سب ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اگین آل آف دیز آر بیسکس. آپ یہ ڈیسائیڈ کر کے ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا فنڈ آپ کے لیے سوٹیبل ہے. سو اب سوال یہ ہے کہ ان 3 بلڈنگ بلاکس میں سے ہم بات کرتے ہیں منی مارکیٹ فنڈ کی، اور یہ کہ یہ کس کے لیے سب سے بیسٹ یا آپٹیمل چوائس ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنا آف کورس بہت ضروری ہے کہ منی مارکیٹ فنڈ ہوتا کیا ہے، رائٹ. سو منی مارکیٹ فنڈ کو اگر بیسکلی سمپلیفائی کر کے دیکھا جائے تو اس کا پرپز جو ہے وہ ہے شارٹ ٹرم لیکویڈیٹی مینجمنٹ، رائٹ. لیکویڈیٹی میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا کہ آپ کو فوراً سے ایسے پیسے مل جائیں کہ آپ انہیں دوبارہ سے ریڈیم کر کے نکال کے خرچ کر سکیں. یہ ان انویسٹرس کے لیے یوزفل ہو سکتا ہے جن کے پاس ٹیمپریرلی آئیڈل کیش موجود ہے، یا انہیں یہ پیسہ ریلیٹیولی جلدی واپس بھی چاہیے، اور مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ان دا مین ٹائم whenever they have that extra cash تو وہ اس پہ کچھ نہ کچھ ریٹرن لیتے رہیں تاکہ اس کی ویلیو کم نہ ہو. اس کے لیے ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ فار انسٹنس آپ ایک بزنس اونر ہیں، یا آپ نے ایک گھر دیا ہوا ہے، اپنا اپارٹمنٹ دیا ہوا ہے، اور آپ کے پاس آپ کی کچھ ایسا ایکسٹرا کیش ہے، ایک بفر کیش آ گیا ہے جس کی آپ کو ابھی ارجنٹلی ضرورت نہیں ہے. یا پھر آپ کے پاس آپ کی سیلز بہت اچھی ہوئی ہیں اور اس سے آپ کو کیش ریسیو ہو چکا ہے، مگر فار انسٹنس آپ نے جس کو کیش پیمنٹ کرنی تھی، وینڈر کو یا آپ کے سپلائر کو، وہ 1 سے 2 مہینے بعد ڈیو ہے. اب آپ کے پاس یہ ایکسٹرا کیش جو 1 مہینے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، یا 2 مہینے کے لیے، یا آپ نے رینٹڈ انکم لی ہے اور ابھی اس کا خرچہ نہیں ہے، تو وہ 1 یا 2 مہینے کے لیے ایکسٹرا آپ کے پاس ٹیمپریریلی آئیڈل پڑا ہوا ہے، مگر آپ اس کو آئیڈل رکھنا نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی قدر بڑھتی جائے. تو یہ ایک پرائم ایگزامپل ہے فار منی مارکیٹ فنڈس. اب ایٹ دا سیم ٹائم آپ اسے اسٹاک مارکیٹ یا کسی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہاں پر شارٹ نوٹس پہ اگر آپ پیسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ویلیو فلکچویٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایکچولی پرنسپل اماؤنٹ جو لگائی ہو اس وقت ویلیویشن آپ کی اس سے بھی کم ہو چکی ہو. تو ایسی سچویشنس میں سب سے ریلیونٹ آپشن اور سب سے آسان آپشن آپ کے لیے منی مارکیٹ فنڈ ہے. آپ شارٹ پیریڈ کے لیے کیش پارک کر سکتے ہیں، اس ڈیوریشن میں جتنا اچھا پاسبل ریٹرن ہے وہ آپ ارن کر سکتے ہیں، اور آف کورس ضرورت پڑنے پر آپ ریڈیمپشن ریکویسٹ بھی سبمٹ کر سکتے ہیں کہ بس میں اپنے یہ پیسے ریڈیم کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، اینڈ دیٹس سمپلی اٹ.
राइट। मनी मार्केट फंड्स को अगर मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये जनरली शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, बैंक डिपॉजिट्स होते हैं। बाय द वे ये शरिया कंप्लाइंट भी होते हैं। सो फॉर ऑल दोज हु आर कंसर्न कि हम आप बता तो रही हैं बट यार शरिया कंप्लाइंट हैं, दे आर शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस एज वेल। इसके अलावा अप्रूव मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं यूजुअली अगेन शॉर्ट फंड में। इन फंड्स को इक्विटी एक्सपोजर की परमिशन नहीं होती, राइट। सो मनी मार्केट फंड्स इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते एंड ये बफर में अपने पास काफ़ी सारा कैश की एलोकेशन भी रखते हैं। इस तरह के अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट मैकेनिक्स की वजह से क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होते हैं, मनी मार्केट फ़ंड की जो नेट एसेट वैल्यू होती है जिसको कि नैव अक्सर आपने सुना होगा लोग बोलते रहते हैं, ये यूजुअली इक्विटी और लॉन्गर ड्यूरेशन इनकम फंड्स के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल होती है। मतलब कि नैव बहुत कम ऊपर नीचे जाती है, नैव मोस्टली स्टेबल ही रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी हैं जो कि मैं आपको नंबरिंग करके एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। सबसे पहला, इवन दो मैंने आपको कहा मनी मार्केट फंड बहुत सेफ ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म है, लिक्विड है, बट रिटर्न गारंटीड नहीं होता, ठीक है। मनी मार्केट फंड लो रिस्क है बट स्टिल रिस्क है, राइट। सो इसका भी रिटर्न फिक्स्ड या गारंटीड नहीं होता। मतलब अगर कोई आपको आ जाके कहता है कि मनी मार्केट 10% रिटर्न देगा तो इट्स नॉट नेसेसरी। वाई? बिकॉज मनी मार्केट के जो है ना डिपेंडेंसी है वो इंटरेस्ट रेट्स के साथ है। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन करते हैं तो मनी मार्केट फंड के रेट्स भी डिक्लाइन करते हैं और ये ग्रेजुअली आपको एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट में अपने रिटर्न्स में नज़र आने लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर फंड करंटली अप्रॉक्सीमेटली आपको एक एनुअलाइज्ड मे बी 10% रिटर्न शो कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली द केस इन पाकिस्तान, 10 to 12% रिटर्न शो कर रहा है, और एकदम से मार्केट में जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कम हो के 8% की तरफ मूव करने लग जाता है बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम किया जा सकता है। तो इस सूरत हाल में फ़ंड का रिटर्न भी उसी तरफ एडजस्टमेंट लेना शुरू कर देगा, मतलब कि फ़ंड का रिटर्न भी उस तरह नीचे जाने लगेगा। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी होंगी कोई रिटर्न गारंटीड नहीं होता। करंट रिटर्न का 10% है, आप उसे परमानेंट रिटर्न एज्यूम नहीं कर सकते, जस्ट टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। The second point that I want you to note about money market funds is कि रिडेम्पशन टाइमिंग ज़रूर चेक करें विद योर फंड मैनेजर या जिस भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आप जा रहे हैं या अगर आप फंड मैनेजमेंट रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं। हर मनी मार्केट फंड को आप ऑटोमेटिकली इंस्टेंट कैश फंड नहीं समझ सकते कि बस मुझे इंस्टेंट लिक्विडिटी मिल गई और मैं जब दिल चाहे इसमें से कैश निकाल सकता हूँ। बहुत से फंड्स, अगेन बहुत से मेजॉरिटी फंड्स आपको क्विक रिडेम्पशन ऑफर ज़रूर करते हैं कि आप इस टाइम तक आप रिडीम कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ टाइम क्या है, प्रोसेसिंग टाइमलाइन क्या है, क्या ये बैंक हॉलीडेज़ पे काम नहीं करते, फॉर इंस्टेंस बैंक हॉलीडे है और आज ही आपको पैसों की ज़रूरत है, और इसका पेमेंट पीरियड क्या है, ये सब आपको AMC से डिस्कस करना होगा। उनके फ़ंड ऑफरिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर ये सब कुछ लाजमी है कि लिखा हो। अगर नहीं है तो हैव दिस डिस्कशन विद द फंड मैनेजर। और अगर आपको कल पेमेंट करनी है तो आज फंड सेलेक्ट करते वक्त रिडेम्पशन पॉलिसी को मस्ट चेक करें। इट्स अ मस्ट हैव, इट्स नॉट इवन अ गुड हैव। मस्ट हैव से मुराद है कि ये बेहद ज़रूरी है। मनी मार्केट फ़ंड का सिंपल यूज़ केस यही है कि इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को आप पार्क कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस वही जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि इतना कैश आइडल पड़ा हुआ है मगर शॉर्ट टर्म के लिए है, 2 महीने के लिए है, तो इसमें पार्क कर सकते हैं। आप इमरजेंसी के केस में इस फंड को रिडीम करके यूज़ कर सकते हैं और एक ऑन गोइंग प्रोसेस में आप अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हैं। जब तक नहीं चाहिए तब तक यहाँ पार्क कर दिया, एंड दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ और नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ, विच इज़ इनकम फंड। और फिक्स्ड इनकम फंड का असल कॉन्सेप्ट क्या है, इसका असल पर्पस क्या है।
इस दूसरी कैटेगरी की तरफ अगर आएँ तो अगेन इट इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं इनकम फंड मतलब क्या? ये मुझे हर महीने एक सर्टेन इनकम दे रहे हैं। सो मैं आपको बताऊँ कि इनकम फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट हो सकता है जो अपना पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मनी मार्केट फंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, राइट? सो मनी मार्केट में हमने आपको यूज़ केस दिया था कि आपको एक्सट्रीमली लिक्विड कंडीशंस चाहिए, आप जब दिल चाहे पैसे निकाल सकें, रिडीम कर सकें, इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकें। मगर इनकम फंड में आपका टाइम होराइजन इज स्लाइटली लॉन्गर, नॉट एज लॉन्ग एज इक्विटी फंड। क्या आप मतलब कह रहे हैं कि मैं 20 साल तक वेट कर सकता हूँ? बट मनी मार्केट फंड की तरह भी नहीं है। इनकम फंड जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बैंक प्लेसमेंट्स में, डिपॉजिट्स में, टीएफसीज़ में, सुकुक्स में और भी दीगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड इनकी भी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कितने परसेंट कहाँ पे वो एलोकेशन कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स की मैच्योरिटी मनी मार्केट फंड्स के इंस्ट्रूमेंट्स से लंबी होती है, ज़्यादा होती है, राइट? सो मनी मार्केट फंड्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यूजुअली उनकी मैच्योरिटी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में वो मैच्योर हो जाते हैं। बट इनकम फंड के द टाइम टू मैच्योरिटी इज़ लॉन्गर। फॉर एग्जांपल इसका यूज़ केस लेते हैं तो किसी रिटायर्ड इन्वेस्टर की बात करते हैं या फिर एक कोई खातून है जो घर बैठे सेव कर रही हैं या कोई फ्रीलांसर है या ऐसे इन्वेस्टर के पास जिसके पास वो सेविंग्स मौजूद हैं जो कि कदरे स्टेबल हैं और उसके पास अब वो बस पड़ी हुई हैं और उसको एक रैंडम कैश फ्लो में वो पैसे रोज़ के रोज़ नहीं चाहिए। वो इनकम फंड के डिविडेंड ऑप्शन सिस्टम या मैटिक विथड्रॉल अरेंजमेंट को कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज उनको इमरजेंसी लिक्विडिटी ऑप्शन एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें स्टेबल इनकम स्ट्रीम भी चाहिए। मगर अगेन यहाँ पर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं मेंशन करना चाहूँगी और आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्शन या सबसे इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि मनी मार्केट फंड्स के बाद हम अगर इनकम फंड्स की तरफ आते हैं तो इनकम फंड्स आपके रिटर्न्स को लॉक नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनी मार्केट फंड्स भी आपके रिटर्न्स को लॉक नहीं करता कि बस 10% है अब 10% ही रहेगा अगले साल तक, राइट? सो सपोज कि आपने इस वक्त इनकम फंड में इन्वेस्टमेंट की जब फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट जो है 10 से 11% के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ंड अगले 2 साल, 3 साल, 2028 में, 2029 में आपको परमानेंटली अब 10% या 11% रिटर्न्स ही देगा, राइट? सो इनकम फंड्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पोर्टफोलियो में तरह तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज़ होते हैं और उनकी मार्केट वैल्यू इंटरेस्ट रेट्स की मूवमेंट के साथ चेंज होती रहती है, राइट? सो अगेन किसी भी चीज़ को गारंटीड और परमानेंट रिटर्न की सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। यू हैव टू कीप योर आई ओपन, यू हैव टू बी विजिलेंट। जनरली जब इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन करते हैं तो जो ऑलरेडी हायर रिटर्न सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू मतलब फॉर इंस्टेंस एक सिक्योरिटी में आपके इनकम फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट की गई है और उसकी जो है एक सर्टेन रिटर्न के ऊपर हुई है इन्वेस्टमेंट, तो उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है और जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ करते हैं तो पुरानी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी मार्केट वैल्यू डिक्लाइन करने लग जाती है, राइट? सो फॉर इंस्टेंस आपकी 10% पे था और इंटरेस्ट रेट अब 11 हो गया तो वो जो 10% वाला इंस्ट्रूमेंट था उसकी मार्केट वैल्यू नीचे जाने लगी। इस वजह से इनकम फंड का जो नैव है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है कंपेयर टू मनी मार्केट फंड, राइट? बिकॉज यहाँ पे आपको ज़्यादा मार्केट वैल्यू में चेंजेस नज़र आते हैं इसलिए नैव भी बहुत जल्दी चेंज होने लग जाता है। बहुत जल्दी तो नहीं मगर चेंज होता आपको दिखता है। सो लॉन्गर ड्यूरेशन इनकम फंड्स यूजुअली आर मोर इंटरेस्ट रेट डिपेंडेंट और उनके जो हैं फ्लक्चुएशंस और सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। अब एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि लोग अक्सर कहते हैं इनकम फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, एक इनकम आती रहेगी। बट अगेन इनकम फंड और फिक्स्ड रिटर्न प्रोडक्ट सेम नहीं है,
राइट, रियली वांटेड टू क्लैरिफाई दिस। अगर कोई प्रोडक्ट आपको एक फिक्स्ड रेट दे रहा है या एक डिफाइंड टेन्योर या मैच्योरिटी पर एक कैपिटल प्रोटेक्शन ऑफर कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और कंडीशन अलग से अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है, राइट? सो ऑल द टर्मिनोलॉजीज, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड विद इट आपको ज़रूरी है कि आप वो समझें। जनरल इनकम फंड को बैंक फिक्स डिपॉजिट या गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट नहीं समझना चाहिए, जो कि अक्सर लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द नेम। इट्स एन इनकम फंड, तो ये तो इनकम देता है। सो दिस इज़ समथिंग टू नोट एंड क्लैरिफाई कि ये ऐसे नहीं होता, राइट? सो सिमिलरली इसमें एक और ऑप्शन होती है, रेगुलर डिविडेंड की ऑप्शन होती है, राइट? उसको भी आप एक सैलरी की तरह ना समझें कि वो एक स्टेबल चीज़ है जो आपको मिल रही है। सो फॉर इंस्टेंस फंड डिविडेंड डिक्लेयर ना भी करे तो इट इज़ नॉट बाउंड टू डू दैट। डिविडेंड अमाउंट भी चेंज होती रहती है, और जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो फंड का NAV भी जो है वो उसी के मुताबिक एडजस्ट होने लगता है, राइट? सो आई नो इट साउंड्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि हम अक्सर इन टर्मिनोलॉजीज़ में कंफ्यूज होके समझ लेते हैं कि ये तो बस एक constant stream of income आ गई है। So this is all that you have to keep in mind, and systematic withdrawal में आपके यूनिट्स रिडीम होते हैं, राइट? तो आपने एक सर्टेन यूनिट्स ऑफ फंड खरीदे होते हैं, जो कि आसान अल्फाज में जब आप उन्हें अपने पैसे विदड्रॉ करते हैं तो वो रिडीम होते हैं, जिससे आपका इन्वेस्टेड जो प्रिंसिपल है वो ग्रेजुअली कम हो सकता है। इसलिए इनकम फंड चूज़ करते वक्त सिर्फ डिस्प्लेड रिटर्न को ना देखें। आप सिर्फ ये ना देखें कि इसका रिटर्न क्या है, आप फंड की ड्यूरेशन देखें, क्रेडिट क्वालिटी देखें, और इसका डिफरेंट तरह की इसके फंड मैनेजर रिपोर्ट पे आ रही होती हैं कि ये कहाँ पे एक्सपोज्ड है, इसकी एलोकेशंस किस तरह से हैं वो देखें, कॉर्पोरेट डेट का एक्सपोजर देखें, गवर्नमेंट का एक्सपोजर देखें, मैनेजमेंट फ़ी देखें, टोटल एक्सपेंसिव देखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप इसकी NAV की वॉलेटिलिटी को भी चेक करें, राइट? सो अगेन these are the basics that you have to look into before choosing income funds. और अब चलते हैं हम सबके फेवरेट फंड की तरफ जिसके बारे में बहुत बात होती है, जिसके बारे में everyone says that this is the right option, अगर रिस्क ले सकते हो तो इसमें कर लो, and that is equity fund या फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ फंड या फिर स्टॉक फंड्स। और ये एक तीसरा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी है अगेन इस फ्रेमवर्क का, फंड्स का। इसको मैं तो इक्विटी फ़ंड ही कहूँगी, और इक्विटी फ़ंड मेरे हिसाब से उन इन्वेस्टर्स के लिए होता है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी टॉलरेट कर सकते हैं। ईरान US वॉर में अगर पैसे नीचे भी जाते हैं, लॉसेस भी होते हैं, तो वो बर्दाश्त कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स अपने एसेट्स का मेजर पोर्शन जो है वो लिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। लिस्टेड कंपनीज़ जो भी कंपनीज़ PSX में लिस्टेड हैं। एप्लीकेबल कैटेगराइजेशन क्राइटेरिया अंडर इक्विटी स्कीम जो है, मतलब इसको जनरली आसान अल्फाज में बताया जाए है तो यह है कि 70% ऑफ योर नेट एसेट्स शुड बी और कुड बी इन लिस्टेड equities of all of these companies, right? So मतलब अगर आपने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किए हैं, उसमें से 70,000 वो डायरेक्ट PSX में या स्टॉक्स में या लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एक्चुअल पोर्टफोलियो एलोकेशन किस तरह से होगी आपके फ़ंड की, वो आप अपने फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट से देख सकते हैं। आप फ़ंड मैनेजर को जानते हैं तो उससे डायरेक्टली डिस्कस भी कर सकते हैं। सबकी सेम नहीं होती, सो डोंट अज्यूम कि सारे फंड्स बस KSE 100 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। और इक्विटी फ़ंड मेरे हिसाब से अर्ली करियर प्रोफेशनल्स, ऐसे लोग जो बाहर रहते हैं, उनके लिए पैसे की एक अर्जेंसी नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो अभी से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए फ़ंड्स जमा कर रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए रेलिवेंट है जिनके पास 10, 20, 5, 15 साल का एक मार्जिन है, जिसके बाद वो एक सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ या एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ देखना चाहते हैं इन देयर करंट सेविंग्स, राइट? सो इसका यूज़ केस ले लेते हैं, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं हूँ या मेरे साथ कोई भी मेरा कोलीग है और हम अपना रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं, राइट? सो मैं अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रही हूँ और वी वांट के
ہمارے بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے ہمیں پریشان نہ ہونا پڑے، دے کین گو ٹو دا بیسٹ اسکولز اویلیبل، ہم ان کے لیے ایک لانگ ٹرم سیونگ پلان کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ کو یہ پیسہ جو اگلے چند مہینوں میں چاہیے، وہ آپ ایکویٹی فنڈ کے لیے نہیں نکالیں گے. وہ پیسہ ہوگا جو آپ کو اگلے کچھ مہینوں میں نہیں چاہیے. اور اس میں آپ مارکیٹ میں جو بھی ہلچل ہے اوپر نیچے جا رہی ہے اس کو برداشت کر سکتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں ایکویٹی فنڈ از اے ویری گڈ اینڈ ریلیونٹ چوائس بیکاز اٹ گیوز the highest form of returns but with the highest form of risk, right? So equity fund کو regular fixed income type product کے طور پر present کرنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر آپ کے سامنے کوئی بھی رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ آپ کو مس گائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایکویٹی فنڈ کا بھی اگر ہم دیکھ لیں کہ جو ان کا نیو ہوتا ہے تو وہ بھی مارکیٹ کے ساتھ سگنیفیکنٹلی اوپر نیچے جاتا ہے. جیسے ہم نے ابھی تک دیکھا تھا کہ منی مارکیٹ کا نیو جو ہے قدرے اسٹیبل رہتا ہے. ایکویٹی فنڈ کا آن دا کانٹری کافی اوپر نیچے جاتا ہے بیسڈ آن کہ اس وقت اسٹاک مارکیٹ کیسی جا رہی ہے، بیسڈ آن مارکیٹ کے کنڈیشنز کیسے ہیں، اکانومی کیسی ہے، رائٹ. سو مارکیٹ کریکشن یا پھر فار انسٹنس ابھی جیسے مارکیٹ کریش ہوا تھا، اس کے بعد بھی آپ کی انویسٹمنٹ ٹیمپریریلی یا پھر ایون ٹیمپریریلی نہیں بھی کافی مہینوں کے لیے بھی لاسز میں بھی جا سکتی ہے. تو آپ کو ایکچولی کم ویلیو نظر آئے گی اینڈ ڈونٹ پینک اباؤٹ اٹ، رائٹ. سو یہ کہنا بھی نہیں رہتی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ہمیشہ لانگ ٹرم اوپر ہی جاتی رہتی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، سیزنالٹی کا بھی پورشن ہے، پلس اگین اٹس ڈپینڈنٹ آن سو مینی فیکٹرز. اکانومی پہ ڈپینڈنٹ ہے، شاکس پہ ڈپینڈنٹ ہے، گلوبل شاکس پہ ڈپینڈنٹ ہے، لوکل کلائمیٹک کنڈیشنز پہ ڈپینڈنٹ ہے، پالیسیز پہ ڈپینڈنٹ ہے. ایون دو آئی ڈو سے کہ آپ اس کو ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈائیورسیفائڈ ایکویٹی مارکیٹس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو کچھ نہ کچھ گروتھ آتی رہتی ہے، مگر پھر بھی فیوچر گروتھ کیسی آئے گی اٹس اگین نیور گارنٹیڈ. اور ایک کمپوننٹ ہے، مطلب فنڈ مینجمنٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. سو پور فنڈ مینجمنٹ پلس اگر ہائی مینجمنٹ فی وہ آپ سے چارج کر رہے ہیں، یا پھر انہیں شاکس کو ڈیل کرنا نہیں آ رہا، یا پھر ویک اسٹاک سلیکشن ہو، تو یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جو آپ کے ریٹرنس کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. سو ایکویٹی فنڈ میں وہی پیسے انویسٹ کریں جس کو آپ کو فوراً سے شارٹ ٹرم میں ضرورت نہیں ہے، اور جس کی والیٹیلٹی آپ کو ایموشنلی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گی. فائنینشلی تو کورس نہ ہی کرے، مگر ایموشنلی بھی یو کین ٹالریٹ دیٹ، رائٹ. سو اگین دیٹ از ویری 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 امپورٹنٹ. اب چلتے ہیں نیکسٹ ٹائپ آف فنڈس کی طرف. بیلنسڈ فنڈس، ایسٹ ایلوکیشن فنڈس، اور مے بی انڈیکس فنڈس. یہ سب کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ اگین یہ سب نام ہم بہت کامنلی سنے ہیں، مگر بات کرتے ہیں ان اسپیشلائزڈ کیٹیگریز کی. اینڈ اگین ان 3 بلڈنگ بلاکس میں کہاں گنجائش ہے. تو بیلنس فنڈ، ایسٹ ایلوکیشن فنڈ، فنڈز آف فنڈز، انڈیکس فنڈز، انڈیکس ٹریکر فنڈ آٹومیٹیکلی یوز لیس یا پھر صرف ایک مارکیٹنگ ٹیکٹک پروڈکٹ نہیں ہے. ان کے انویسٹمنٹ مینڈیٹس ڈفرینٹ ہیں. ان کی سرٹن انویسٹرز کے لیے جینوئنلی بہت اچھی ویلیو پروپوزیشن موجود ہے، اور ان کو سمجھنا بھی اگین آپ کے لیے بہت یوزفل ہو سکتا ہے. تو بات کرتے ہیں بیلنسڈ اور ایسٹ ایلوکیشن فنڈس کی. اگر بیلنسڈ اور ایسٹ ایلوکیشن فنڈس کو عام الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو ان کا نام ہی ان اٹ سیلف از اے ویری نوانسڈ نیم، جس سے کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اگر اس کو عام الفاظ میں کہیں تو بیلنسڈ یا ایسٹ ایلوکیشن فنڈ ایکویٹی اور فکسڈ انکم انسٹرومنٹس کی ایک امیلگمیشن ہے، ان کا ایک کمبینیشن ہے جس میں ان دونوں فنڈس کو ملا دیا جاتا ہے. تبھی ان کو بیلنسڈ بھی کہتے ہیں یا ایسٹ ایلوکیشن بھی کہتے ہیں. یہ اس انویسٹر کے لیے تو کنوینئنٹ ہو سکتا ہے جو کہ خود ملٹیپل فنڈز ریگولرلی سلیکٹ نہیں کر سکتا، اور وہ بس چاہتا ہے کہ کوئی اور اس کے لیے یہ ریگولر ڈفرینٹ ٹائپ آف فنڈس کی سلیکشن کر لے. لیکن فنڈ کا ایکچوئل ایکویٹی اور فکسڈ انکم ایلوکیشن چیک کرنا بہت لازمی ہے، کیونکہ ہر ایسٹ ایلوکیشن فنڈ کا رسک لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر ایسٹ ایلوکیشن فنڈ کا یہ جو کمبینیشن کا پروپورشن ہے اگین یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے.
राइट। तो इसको समझना, इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मैं एक और नाम बार बार ले रही हूँ, फंड ऑफ फंड्स, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सेलेंट वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर मैनी। फंड ऑफ फंड्स को अगर डायरेक्टली समझने की कोशिश की जाए तो आप ऐसे समझ लें कि शेयर्स या बॉन्ड्स डायरेक्टली परचेज करने के बजाय दूसरे म्यूचुअल फंड्स या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है, राइट। सो इंस्टेड के मैं डायरेक्ट एक डेट या इंस्ट्रूमेंट या एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करूं, मैं उससे मुंसलिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देती हूँ, राइट। सो इसमें अंडरलाइंग फंड्स और टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी मैनेजमेंट फ़ी क्या है, ये सब समझना बहुत लाजमी है, बिकॉज अगेन इट कुड बी ऑन द हायर एंड। आपको ये भी देखना होगा कि फ़ंड किस टाइप के अंडरलाइंग फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। सो ओवरऑल एक्सपोजर जो है किस तरह के फंड्स में है, उनसे मुंसलिक एक्सपेंसेस किस तरह के हैं, सो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक और फंड जिसके बारे में एक्चुअली लोग काफ़ी पॉजिटिवली बात करते हैं, विच इज़ कॉल्ड इंडेक्स फंड, इंडेक्स ट्रैकर फंड भी बोलते हैं। इंडेक्स फंड बहुत सिंपल है। ये बेसिकली एक एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन आप कह लें है, मगर ये स्टॉक सिलेक्शन एक्टिवली करता नहीं है, राइट। सो इट बेसिकली ट्रैक्स एन इंडेक्स। सो फॉर इंस्टेंस KSE 100 इंडेक्स, KMI 30 इंडेक्स, ये उस इंडेक्स को ट्रैक करने लगता है। तो एक स्टॉक सिलेक्शन है, मगर वो ऑटोमेटिकली हो रही है इसके लिए। सो फॉर एग्जांपल फंड का ऑब्जेक्टिव किसी डिफाइंड मार्केट इंडेक्स को क्लोजली फॉलो भी करना है, क्लोजली उसकी परफॉर्मेंस को मैच भी करना है। इस टाइप के फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो अगैन इट्स अ वेरी गुड इक्विटी ऑप्शन फॉर पीपल विद लॉन्गर टर्म होराइजन। मगर इसमें 2-3 चीज़ें लाजमी ज़रूर जो चेक करनी है, वो ये है कि फ़ंड कौन से इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, राइट। सो इफ़ यू डोंट बिलीव इन अ लॉट ऑफ कंपनीज इन KSE 100 और वो KSE 100 को फॉलो कर रहा है, देन अगैन इज़ इट एक्चुअली वर्थ इट। और दूसरा, फंड का एक्चुअल रिटर्न इंडेक्स से कितना डिफरेंट है। कभी कभी हम देखते हैं कि इंडेक्स से 1-2-3% का डिफरेंस हो, तो वो तो मैनेजमेंट फ़ी भी हो सकती है, राइट, टोटल एक्सपेंडिचर भी हो सकती है। बट अगर देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, देन व्हाई इज़ इट देयर, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इस डिफरेंस को ट्रैकिंग एरर भी कहते हैं, बट ट्रैकिंग एरर है या फिर मैनेजमेंट फ़ी है, कॉस्ट है, क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक फ़ंड की टाइप जो कि जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं, हमारे पेरेंट्स बात करते रहे हैं, बिकॉज इट्स अगेन something very popular amongst older generation, capital protected fund. कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड का नाम सुनकर सब ये अज्यूम करते हैं कि आपका कैपिटल हर वक्त प्रोटेक्टेड है, जैसे कि लोग इनकम फंड से समझते थे कि हर तरफ इनकम आ रही है। प्रोटेक्शन यूजुअली जो है इट्स एन ऑफरिंग डॉक्यूमेंट जिसमें एक स्ट्रक्चर है, एक डिफाइंड कंडीशंस हैं और उसके हिसाब से ही हर चीज़, हर तरह का एक ब्रॉडर आर्किटेक्चर है। ऑल्दो इट may only apply at maturity and not every day. That capital protection structure may only apply at maturity. और अगर इन्वेस्टर मेच्योरिटी से पहले कोशिश करता है कि वो अपने कैपिटल को या अपने जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रिडीम करे, तो हो सकता है उस वक्त वो कैपिटल प्रोटेक्शन की जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई थी या टर्म्स लिखी हुई थी वो अप्लीकेबल ना हो। सो स्पेशलाइज्ड फंड को सिर्फ नाम की वजह से सेलेक्ट या रिजेक्ट ना करें, उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, उसकी एलोकेशंस को समझने की कोशिश करें एंड देन प्रोसीड विद वट एवर योर चॉइसेस। और आई थिंक अब तक आपको, अगर आपने सारी चीज़ें गौर से सुनी है तो बहुत क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या चीज़ आपके लिए इस वक्त एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। अब एक अगले सवाल की तरफ आते हैं जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपनी एसेट एलोकेशन कैसे डिसाइड करूं, राइट। मेरे पास जो हमने पहले सवाल सबसे स्टार्ट में किया था कि 1 लाख रुपए हैं, राइट, या मेरे पास मंथली इतने पैसे हैं, मैं उसको मनी मार्केट में लगाऊं, फिक्स्ड इनकम में लगाऊं, इक्विटी में लगाऊं, या फिर इसमें पैसा डिवाइड कर दूं कि इतने परसेंटेज यहाँ पे जाएगा, इतने परसेंटेज वहाँ पे जाएगा। सो दैट इज़ द की क्वेश्चन नाउ, राइट। अब आपको समझ आ गई है किस फंड का क्या होराइजन है और क्या रिजल्ट्स हैं। तो अगेन इसका कोई यूनिवर्सल गोल्डन रूल नहीं है, इसका कोई यूनिवर्सल गोल्डन फॉर्मूला नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल 70% इक्विटी और 30% फिक्स्ड इनकम फंड एक पॉसिबल एलोकेशन या चॉइस हो सकती है, मगर ये हर इन्वेस्टर के लिए तो नहीं है ना। एक शख्स जो रिस्क नहीं ले सकता उसके लिए दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड चॉइस, राइट। और अगर आप यंग हैं, आपकी इनकम स्टेबल है और आप रिस्क ले सकते हैं, आपके पास इमरजेंसी फंड ऑलरेडी मौजूद है और आप कहते हैं कि मुझे लिक्विडिटी की ज़रूरत नहीं है, आप 10-15 साल के लिए पैसे कहीं लगा को लाने तैयार हैं, तो आप तो इक्विटी में 70% से भी हायर जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, राइट, बिकॉज योर रिस्क एपेटाइट इज़ हायर। सो सिर्फ यंग होना भी इनफ नहीं है, उस यंग होने के साथ साथ एक कैपिटल अमाउंट मौजूद होना, एक एसेट्स की बैकिंग होना, एक स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल कंडीशन का साथ मौजूद होना भी ज़रूरी है। अगर आप 2 साल बाद घर की डाउन पेमेंट करना चाहते हैं एंड यू वांट टू गेट अ हाउस, राइट, सो अगर आपकी इनकम अनस्टेबल हो जाती है या आपके डिपेंडेंट्स खुदा न खास्ता देयर इज़ एन इमरजेंसी, आपके डिपेंडेंट्स ज़्यादा हैं वैसे ही देखें तो हाई इक्विटी एक्सपोजर डिस्पाइट ऑफ यू बीइंग सुपर यंग कैन बी डेंजरस। सिमिलरली अगर आप रिटायर्ड हैं और आपके मंथली कुछ एक्सपेंसेस इस तरह से आपने चार्ट आउट किए हुए हैं और आप इसी पोर्टफोलियो से ही अपने खर्चे चलाना चाहते हैं, तो लिक्विडिटी भी आपको मैटर करती है और कैपिटल स्टेबिलिटी भी आपको चाहिए। तो आपको उन दोनों चीज़ों को हायर प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, राइट। सो एसेट एलोकेशन डिसाइड करते वक्त सिर्फ एज ना देखें और देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताए, इन फैक्टर्स को ज़रूर कंसिडर करें बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। आपका टाइम होराइज़न क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको किस तरह से कैश फ्लो को मैनेज करना है, आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। सो डू गिव इट अ थॉट कि क्या आपके पास खुदा न खास्ता आज की इमरजेंसी के लिए एक कैश फ्लो मौजूद है, क्या आपके डिपेंडेंट्स सफिशेंटली फंडेड हैं कि वो अपने आप को चला सकते हैं, आपके ऊपर कर्जा तो नहीं है, आपको इनकम स्टेबिलिटी चाहिए, और क्या आप में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की और लॉस को टॉलरेट करने की एपेटाइट है। प्लस इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, वो कैसे चलते हैं, वो भी रेलिवेंट होते हैं और वो माइन्यूटली ही सही इवन इन लो रिस्क फंड्स भी आपको इम्पैक्ट करते हैं। इसी तरह फॉर इंस्टेंस हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में मनी मार्केट और इनकम फंड्स बहुत अच्छे रिटर्न्स भी देते नज़र आते हैं, मगर जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होने लगते हैं और आपको नज़र आता है कि इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल होने लगी है, तो आपके मनी मार्केट और इनकम फंड्स जो है थोड़े से अनअट्रैक्टिव होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी एक ओवरऑल आउटलुक को डिक्टेट करती हैं। इसीलिए आप सिर्फ इंटरेस्ट रेट की फोरकास्ट देख के या आप सिर्फ पीएसएक्स के बारे में 1-2 न्यूज़ पढ़ के ये डिसीजंस नहीं ले सकते। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स बिहाइंड इट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके रिस्क टॉलरेंस को भी एक तरह से इम्पैक्ट करती हैं, प्लस आपकी हार्ड अर्न मनी मतलब आपकी मेहनत की कमाई को इम्पैक्ट करती हैं। फोरकास्ट गलत भी हो सकती हैं। सो अगेन एसेट एलोकेशन जब भी करने लगें तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की बजाय ये देखने की कोशिश करें कि आप किस हद तक कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। चले अब चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, जिसमें हम बात करते हैं कि फ़ंड्स को फाइनली सेलेक्ट करने की एक चेकलिस्ट क्या होगी, या ऐसे कुछ चीज़ें कंपोनेंट्स जो कि आपको देखने चाहिए बिफोर फाइनलाइजिंग एनीथिंग। तो एक स्पेसिफिक म्यूचुअल फ़ंड को चूज़ करते वक्त क्या कुछ चेक करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले फ़ंड की कैटेगरी। जैसे कि मैंने आपको ब्रॉडली सारी कैटेगरीज आज एक्सप्लेन कर दी, बता दिया कि किस फ़ंड का किस तरह का रिस्क एपेटाइट है, क्या टाइम होराइज़न है और किस तरह के रिटर्न्स हैं। तो वो मनी मार्केट है, इनकम है, इक्विटी है, या इन तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स में से कहाँ उसका एक्सपोजर ज़्यादा है, उस कैटेगरी को अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करके देखें, राइट। सो मैंने आपको बताया कि आप किस ऑब्जेक्टिव के साथ किस तरह की कैटेगरी जा सकती है। डू दैट एलोकेशन। सेकेंडली, अपनी चेकलिस्ट में अपनी रिस्क प्रोफाइल को असेस करें, राइट। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। फंड्स का एक स्टेटेड रिस्क प्रोफाइल होता है, ऑलरेडी गिवन होता है, लो, मीडियम, हाई रिस्क। इस लेबल को सिर्फ एक फॉर्मल वर्ड ना समझें, ये आपकी अंडरलाइन कैपेसिटी को दिखा रहा है टू बेसिकली
tolerate instability or volatility, right? Number 3, actual portfolio, right? So latest fund manager report निकालें, प्लीज़ डू दिस। मोफैप की ऐप पे जाएं, मोफैप के वेबसाइट पे जाएं, MUFAP, वहाँ से अपना फ़ंड चूज़ करें, उस फ़ंड की वेबसाइट पे जाएं और उसकी फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट निकालें, उसे FMR कहते हैं, और देखें कि पैसा एक्चुअली इन्वेस्टेड कहाँ है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बैंक डिपॉजिट्स में, कैश में कितना पैसा पड़ा हुआ है, इक्विटी में क्या एक्सपोजर है, कॉर्पोरेट डेट कितना है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़, ये सारी कैटेगरीज़ अभी आपको एक्सप्लेन की गई हैं। ये निकालें। आप अगर तो इक्विटी फंड है तो आप उसकी लिस्टेड कंपनीज़ की लिस्ट भी देख सकते हैं, सेक्टोरल एक्सपोजर भी देख सकते हैं। फंड का नाम और फंड का एक्चुअल पोर्टफोलियो कभी-कभी, रेयरली ही सही मगर कभी-कभी डिफरेंट हो सकता है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कोरिलेट द टू, यू लुक एट द पोर्टफोलियो, आप उसको गौर से देखें और समझें, एंड वंस इट अलाइंस विद व्हाट यू वांट देन गो फॉर इट। अगेन, नंबर 4, क्रेडिट क्वालिटी एंड ड्यूरेशन, राइट? सो जैसे हमने टाइम होराइजन की बात की, हमने आपको डिफरेंट तरह के गवर्नमेंट डेट और सिक्योरिटीज़ के बारे में बताया। इनकम फंड अगर आप चूज़ करते हैं, उसके केस में देखें कि कॉर्पोरेट डेट की क्रेडिट क्वालिटी क्या है और फंड की ड्यूरेशन कितनी है। मैंने आपको रिडेम्पशन टाइम का पहले भी बताया, इसमें भी ज़रूर नोट करें। हायर रिटर्न समटाइम्स also have higher credit risk या higher interest rate dependency, और इसके डिफरेंट नताइज हो सकते हैं आपके लिए, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि what sort of risk and sensitivity is attached to it. Number 5, टोटल कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि आपका टोटल एक्सपेंस रेशो क्या है एक पर्टिकुलर फंड का, उसमें मैनेजमेंट फ़ी भी शामिल है, उसमें और तरह की मार्केटिंग फ़ी एंड XYZ, फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड भी होता है। तो सिर्फ ग्रॉस रिटर्न ही नहीं देखना, आपने ये भी देखना है कि आप उसकी फ़ी कितनी पे कर रहे हैं। इन्वेस्टर को अल्टीमेटली वो रिटर्न मिलता है जो कि एप्लीकेबल कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद बचता है। तो अगर तो टोटल एक्सपेंस रेशो इज़ टू हाई, देन इज़ इट एक्चुअली वर्थ इट? एक 6th चीज़ है जो कि मैंने अभी दोबारा आपको बताई थी, मैं एक दफ़ा रीइंफोर्स करना चाहूँगी, रिडेम्पशन पॉलिसी। रिडेम्पशन पॉलिसी की डिटेल्स चेक करना, उसका प्रोसेसिंग पीरियड चेक करना, उसकी टाइमलाइंस चेक करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप लिक्विडिटी को प्रेफरेंस देते हैं, अगर लिक्विडिटी इज़ योर प्राइम कंसर्न। एक 7th चीज़, रेलिवेंट बेंचमार्क। फॉर इंस्टेंस एक एक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं जो कि एक इंडेक्स फंड है और वो एक बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है, तो उसी कैटेगरी में, उसी KMI 30 को जो बाकी फंड्स फॉलो कर रहे हैं, वो कंपेटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इक्विटी फंड को मनी मार्केट फंड के साथ कंपेयर करना तो यूजलेस होगा, राइट? मगर सिमिलर फंड्स को तो आपस में कंपेयर किया जा सकता है। इसी तरह स्पेशली इंडेक्स फंड के केस में सरप्राइजिंगली आपको सेम इंडेक्स को फॉलो करते हुए फंड्स के रिजल्ट्स बड़े डिफरेंट नज़र आते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी, सो यू हैव टू लुक एट दैट। एक 8th पॉइंट जो आपको याद रखना है, एंड आई रियली वांट टू इनग्रेन दिस इन ऑल ऑफ अस, इज लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। सिर्फ एक साल के रिटर्न्स देख के इम्प्रेस हो जाना कि वाओ दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। डिफरेंट मार्केट कंडीशन में मार्केट ऊपर नीचे जाती है तो ये फंड कैसा परफॉर्म करता है, कितना वॉलेटाइल है और इसकी परफॉर्मेंस की क्या ट्रेजेक्ट्री है, एक ओवर टाइम इसकी ट्रेजेक्ट्री बन रही होगी 10 साल में, 15 साल में या सिंस इंसेप्शन, वो देखें। प्लस रेगुलेटरी स्टेटस ऑफ दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी देखना। तो अगेन दिस गोज विदाउट सेइंग कि सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि आप देखें कि वो SEC पे वेरीफाइड हो, उनका सर्टिफिकेशन लाजमी मौजूद हो उनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पे, और वो ऑथराइज्ड हो कि वो म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके, रन भी कर सके, मैनेज भी कर सके। Again, all of these are for your benefit, so please remember these, write these down before investment. And lastly, like my final point, my final key takeaway from all of this conversation is कि म्यूचुअल फंड्स को समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इतना कॉम्प्लिकेटेड होना भी नहीं चाहिए। बिगिनर्स के लिए there are 3 basic questions that are enough to answer when it comes to investment in mutual funds. क्या आपको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और कैश पार्किंग के लिए पैसे चाहिए?
تو منی مارکیٹ فنڈ کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کیا آپ ڈیٹ انسٹرومنٹس اور کمپیریٹیولی اسٹیبل انکم اورینٹیڈ پورٹ فولیو چاہتے ہیں، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ بس ایک اسٹیبل طرح کی انکم آتی رہے، تھوڑا سا رسک میں ٹالریٹ کر سکتا ہوں، تو انکم اور فکسڈ انکم آپشنز آپ کے لیے اٹس اے گڈ اینڈ وائبل آپشن، رائٹ. اور کیا آپ کا آبجیکٹیو اگر جیسے میں نے پہلے بھی یوز کیس بتایا، ریٹائرمنٹ فنڈ ہے یا پھر لانگ ٹرم کیپٹل گروتھ ہے اور آپ رسک لے سکتے ہیں اور آپ والیٹیلٹی کو برداشت کر سکتے ہیں، تو ایکوٹی فنڈ کو انڈرسٹینڈ کریں، ان اینڈ آؤٹ سمجھیں. جتنے فنڈ مینیجر رپورٹس موجود ہیں فار ایکوٹی فنڈ، اسٹاک فنڈز، انڈیکس فنڈز، ان کو نکال کے دیکھیں. باقی ساری کیٹیگریز انہی بیسک ایسٹ کلاسز کو ڈفرینٹ اسٹرکچرز میں کمبائن کر کے، ان کی ایمالگمیشن کر کے، ان کے ڈفرینٹ پرمیوٹیشنز بنا کے بنائی گئی ہیں. وہ آٹومیٹیکلی آپ کے ساتھ الائن ہو جائیں گی جب آپ کو یہ بیسک 3 بلڈنگ بلاکس سمجھ آ جائیں گے، اور ان کی سوٹیبلٹی بھی آپ کے آبجیکٹیو کے ساتھ تب زیادہ الائنڈ ہوگی وین یو انڈرسٹینڈ وچ بلڈنگ بلاک ڈو یو آئیڈینٹیفائی ود، رائٹ. سو فنڈ کا نام یا صرف اس کا ایڈورٹیزمنٹ یا اس کے ریسنٹ ریٹرنس نہ دیکھیں، بلکہ اس کی ہسٹری پڑھیں، اس کے ٹوٹل ایکسپینس ریشوز کو دیکھیں، اس کا پرپس سمجھیں، اپنا فائنینشیل پرپس سمجھیں، اپنی لیکوڈیٹی ریکوائرمنٹ سمجھیں، اپنے ٹائم ہورائزن کو سمجھیں، اینڈ دین ڈیسائڈ کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. دین ایوری تھنگ ول بی مچ مور کلیئر فار یو. سو میوچل فنڈز آپ کو مارکیٹ رسک سے امیونٹی نہیں دے دیتا، ٹھیک ہے. میوچل فنڈز کسی طرح کا کوئی ایک گاڈ گفٹ انسٹرومنٹ نہیں ہے جو آپ کو ہر چیز سے بچا لیتا ہے. What it provides is sort of professional management, diversification and disciplined investment, right. So ایک اسٹرکچر آپ کو دے دیتا ہے جس میں ایک اور شخص ہے، ایک اور پوری کمپنی ہے، ایک فرم ہے جو کہ آپ کے انویسٹمنٹس کو مینیج کر رہی ہے. سو اس اسٹرکچر کو اب انٹیلیجنٹلی یوز کیسے کرنا ہے، اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، کہاں سے کس میں اپنے ایسٹس کو ایلوکیٹ کرنا ہے، یہ آپ پر نربھر ہے، رائٹ. یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سو اگین آئی ہوپ کہ دس ویڈیو clarified all of the objectives that I had set out initially. Or again, this video is for educational purposes only. Please do share it if you think it is useful with people who genuinely need to learn about this. And mutual funds کے returns again میں reinforce کرنا چاہوں گی کہ guaranteed نہیں ہوتے، ہر انویسٹمنٹ کے ساتھ رسک موجود ہوتا ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ میک این انفارمڈ ڈیسیژن. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ